आज हम लोग वित्तीय वर्ष 2021-22 में वेतन स्रोत से आय कटौतियों की विवरणी, शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स और टीडीएस फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न या बोल सकते हैं टीडीएस फॉर्म आप ले लेंगे। लेने के बाद आप सबसे पहले आपको ये आय का स्रोत और कटौतियों के विवरण का एक फॉर्म को निकालना है और उसको आप लोग को तैयार करना है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं नाम है, नाम में आप अपना नाम लिख देंगे जिसके लिए आप ये तैयार कर रहे हैं। उसके बाद पदनाम में आपका जो पद का नाम है उसको आपको लिख लेना है और आप कौन सा ऑफिस में कार्यरत हैं उनका नाम लिखेंगे। और उसके बाद 7वें वेतन में वेतन का टेबल जो आपका है वो कौन सा है उसे आप लोग हाँ लिख लेंगे। इसके बाद नीचे आप लोग देखेंगे फॉर्म को, अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर देख सकते हैं आप लोग महीना एवं वर्ष। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मार्च 2021 लेके फरवरी 2022 तक का शेड्यूल दिया गया है, यानी एक सेशन मार्च से शुरू होकर अप्रैल तक का हम लोग को डिटेल्स इसमें भरना है। मार्च 2021 से लेके फरवरी 2022 तक का जो भी डिटेल्स है उसे आप लोग को भर लेना है। अगर आपका ईयर चेंज होता है तो आपका सेशन भी इसी टाइप से रहेगा, आप इसके आधार से जानकारी ले सकते हैं। उसमें आपको सबसे पहले देखना है कि वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित मूल वेतन कितना है आपका, उसको आपको वहाँ एंट्री कर लेना है। मार्च महीना में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, प्रत्येक महीना आपको लिख लेना है। फिर आपको जो महंगाई भत्ता जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कौन कौन सा महीना में कितना कितना महंगाई भत्ता मिला है उसको आपको एंट्री करना है। फिर मकान किराया, फिर चिकित्सा भत्ता, फिर जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उसको शहरी परिवहन भत्ता जो मिलता है उसको एंट्री करना है। परिवहन भत्ता पर महंगाई भत्ता जो मिलता है उसको भी लिखना है और अन्य भत्ता, ये सब जो आपको मिलता है जो वेतन का स्रोत है आप इसको यहाँ पर आय का कुल योग में जोड़कर लिख देंगे। आपको जो वेतन प्राप्त हो रहा है ये आपको मार्च से लेकर फरवरी तक का पूरा आपको लिख लेना है पहले। इसके बाद आपको देखना है भविष्य निधि में सीपीएफ, एनपीएस में आपकी जो राशि कटौती होती है उस राशि को आपको यहाँ लिखना है। मार्च में कितना कटौती हुआ है, अप्रैल में कितना है, मई में कितना है। इस प्रकार से आपको प्रत्येक माह का जो एनपीएस में आपका अंशदान है या सीपीएफ में जो अंशदान है उस अमाउंट को आपको लिख लेना है। इसके बाद ग्रुप बीमा में अंशदान अलग अलग होता है, तो आपका ग्रुप बीमा में जो अंशदान है उस अमाउंट को आपको यहाँ भर लेना है। इसके बाद आपका पेशा कर में जो है आपको जो अमाउंट लगता है, जैसे किसी किसी के कम है किसका ज़्यादा है, तो आपको जो है पेशा कर उसको आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आगे आप लोग देखेंगे कि कटौतियों का योग है। अब कटौतियों का योग में क्या करेंगे, आपका जो सीपीएफ या एनपीएस या ग्रुप बीमा या पेशा कर, इसमें जो भी पैसा कटौती हो रहा है उसका टोटल कर लेना है। आय को नहीं देखना है, इसमें देखना है कि आपको जो कटौती हो रहा है, जैसे यहाँ पर जो अमाउंट दिया हुआ है, ये तीनों सीपीएफ में अंशदान, ग्रुप बीमा में अंशदान और पेशा कर, ये तीनों अमाउंट को आपको जोड़कर कटौतियों का योग प्रत्येक माह का आपको अलग अलग उसमें से लिख लेना है। शुद्ध आय का एक ऑप्शन आ रहा है। शुद्ध आय में क्या करेंगे, आपका जो आय का कुल योग था उस कुल योग में से आपका कटौती का योग जो था उसको माइनस कर देना है। मतलब कुल आय से कटौती को माइनस करके जो अमाउंट बच रहा है उसे आप शुद्ध आय में लिख लेंगे। इस प्रकार से आप मार्च महीना से लेकर फरवरी तक का जो भी आप प्राप्त करते हैं और जो कटौती किए हैं उसका डिटेल्स को आप भर लेंगे। इसके बाद आपको नीचे टोटल कर लेना है, सबका अलग अलग टोटल आपको निकाल लेना है। वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित मूल वेतन का अलग से टोटल कर लेना है, महंगाई भत्ता का अलग से, मकान किराया का अलग से, चिकित्सा भत्ता का अलग से, आय का कुल योग का टोटल अलग से, कटौती का, एनपीएस का, ग्रुप बीमा का, पेशाकार का, सबका टोटल अलग अलग आपको निकाल लेना है। उसके बाद आप लोग को नीचे देख सकते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको
एरियर के रूप में कुछ ना कुछ मिलता है। अगर एरियर मिला हो तो उस अमाउंट को आपको मेंशन करना है वो किस चीज़ का एरियर है। जैसे इसमें एक फॉर्मेट में दिखाया गया कि महंगाई भत्ता का एरियर प्राप्त हुआ था, तो महंगाई भत्ता का एरियर प्राप्त हुआ तो महंगाई भत्ता के जगह पर हम लोग लिखेंगे, और उसका महंगाई भत्ता लिखने के बाद उसका एनपीएस में कितना कटौती हो रहा है उसको भी यहाँ जोड़ा गया है। इसमें याद रखना है कि मूल वेतन और महंगाई भत्ता में जो वृद्धि होती है उसी से एनपीएस या सीपीएफ में अंशदान दिया जाता है। और एक बार इसमें क्या हुआ आप लोग देख सकते हैं कि हाउस रेंट में, मकान किराया में इसका इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसमें किसी प्रकार का एनपीएस में या सीपीएफ में कटौती नहीं होता है, तो उसका सीपीएफ में कटौती हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसके बाद आपको फिर से टोटल एक बार सबका टोटल कर लेना है अलग अलग से। उसके बाद आपका ये सीट बन करके तैयार हो गया है। अब इस सीट के आधार से आपको शेड्यूल तैयार करना है इनकम टैक्स के लिए, टीडीएस फॉर्म भरने के लिए। तो आप ये फॉर्मेट भर चुके होंगे। इस फॉर्मेट को भरने के लिए आपको आवश्यकता होगी पे स्लिप की। तो पे स्लिप आप लोग ऑनलाइन निकाल सकते हैं, आप अपने मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको जानकारी दे दी जाएगी कैसे आपको निकालना है। इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो आपको दे दूंगा जिसके आधार से आप पे स्लिप आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग फॉर्म भरना सीखेंगे। शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स का फॉर्म कैसे भरेंगे इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स यानी आयकर की अनुसूची को कैसे हम लोग बनाएं। तो इसको भी यहाँ देख सकते हैं कि इसको 4 प्रतियों में भरकर दें बोला गया है, तो 4 पत्ती भरना है आप लोग को। ये वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए है और आप लोग शेड्यूल भर चुके हैं। इसमें करदाता का नाम में आप अपना नाम लिख लेंगे, आपका पद नाम या कार्यालय जो है या विद्यालय का नाम इसको लिख लेंगे, आपका पेन नंबर और कोषागार का नाम, इसको आपको एंट्री कर लेना है। अब हम लोग इस फॉर्मेट को भरने का प्रयास करेंगे जानने, और इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग क नंबर में वेतन स्रोत से प्राप्त आय का विवरण आपको भरना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 मार्च 2021 से 28 फरवरी 2022 तक आपको जो वेतन मद से प्राप्त राशि है उसको आपको यहाँ पर एंट्री कर देना है उसके सीधे में। इसके बाद 2 नंबर में महंगाई भत्ता देख रहे हैं जो अमाउंट है। अब ये कहाँ से भर रहे हैं, पहला जो शेड्यूल बनाए थे उसमें जो महंगाई भत्ता और वेतन का टोटल किए थे नीचे में, उस टोटल को यहाँ लिखना है। इसके बाद मकान किराया भत्ता आपको कितना मिला था उसको आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट को आपको लिखना है। फिर जो चिकित्सा भत्ता प्राप्त हुआ था उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। पहले जो आप फॉर्मेट बनाए हैं उसके आधार से इसको भरना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको जो महंगाई भत्ता हम मिला था देखे थे एरियर के रूप में, यहाँ पर आप लिख देंगे कौन सा एरियर है, कौन सा महीना का आप चाहें तो लिख लेंगे और अमाउंट को राइट साइड में लिख लेंगे। और जो भी बकाया वेतन या फिर हाउस रेंट या जो भी बकाया आपका था इसको आप मेंशन करेंगे और सब अमाउंट को आप क्या करेंगे जोड़ देंगे। पहला काम इस शीट को आपको वेतन स्रोत से प्राप्त आय का विवरण को आपको भरना है। ये आपको वेतन से प्राप्त हो जो अमाउंट हो रहा है उसको आप यहाँ पर जोड़ लिए। अब सेकेंड ऑप्शन में आप जाएंगे, ख नंबर में आप देखेंगे धारा 80C के अंतर्गत अंशदान एवं अदायगियाँ। तो यहाँ आप लोग का ग्रुप बीमा में कुछ अमाउंट दिया हुआ था, उसका टोटल आपके पास किया हुआ है, तो उस अमाउंट को आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद 3 नंबर देखिए, ख का 3 नंबर में यहाँ एक अमाउंट लिखा हुआ है। इसमें आपका LIC इंश्योरेंस जो भी आप कराए हैं उसको टोटल आपको जोड़ लेना है कि आपका LIC में कितना प्रीमियम लगा हुआ उसका टोटल को आपको जोड़ के यहाँ पर एंट्री कर देना है। इसमें एक चीज़ है कि 80C में यह जो पॉलिसी है इसका अमाउंट को आप इसमें लिख देंगे। अगर आपका मेडिकल से रिलेटेड है इंश्योरेंस तो उसको आप यहाँ पर अभी जोड़ लेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय बचत पत्र का क्रय अगर किए हैं तो उसका अमाउंट लिखेंगे। PPF में जमा किए हैं तो उसका अमाउंट लिखेंगे।
बैंक में या डाकघर में 5 वर्ष तक के लिए फिक्स डिपॉजिट किए हैं, कर बचत वाला है तो यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हैं। बच्चों का स्कूल फी देख सकते हैं, पुत्र पुत्री की शिक्षा शुल्क, ट्यूशन फीस का भुगतान, 2 संतान के लिए अनुमन्य, आपको जो भी खर्चा हो रहा है आप यहाँ पर इसको बच्चा का ट्यूशन फीस दिखा सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 31/3/2022 के पूर्व निर्माण कार्य पूरा हुए मकान के गृह निर्माण अग्रिम की किस्तों की अदायगी की राशि अथवा आवास बोर्ड इत्यादि से क्रय मकान फ्लैट के मूल्य की राशि को यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। आप जो इस साल जमा किए हैं पैसा उसको भी आप यहाँ दिखा सकते हैं। इसके बाद आपको ATC के अंतर्गत अंशदान व आदाइयों का योगफल जो भी निकला है उसको आपको यहाँ से टोटल कर लेना है। इन सबको टोटल करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि इस अमाउंट में किसी किसी का अमाउंट कम, किसी का बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें आप लोग देखेंगे कि ये आपको 1,50,000 रुपया तक का कटौती हो सकती है। अगर ये अमाउंट आपका 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर आपको केवल 1,50,000 तक ही कटौती का छूट मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अमाउंट कम है तो ये यहाँ पर लागू नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं धारा 80CC(d)(1) के अंतर्गत नई अंशदान पेंशन योजना में कर्मचारी द्वारा अंशदान। इसमें क्या है कि जो NPS के माध्यम से जो 10% की कटौती होती है उस अमाउंट को आपको यहाँ पर जोड़ देना है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ पर आपका 1,50,000 रुपया हो चुका है पहले से, तो यहाँ पर अगर आप फिर से जोड़ देंगे NPS का तो आपका 1 लाख 1.5 लाख से अधिक हो जाएगा। इस स्थिति में आप यहाँ पर NPS को नहीं जोड़ेंगे। अगर आपका ये पहले से यहाँ देख सकते हैं जो कम अमाउंट है 51,915, तो इस अमाउंट ये अमाउंट अगर 1.5 लाख से अधिक हो गया या 1.5 लाख हो गया है तो यहाँ पर NPS का राशि को ना जोड़ें, यहाँ पर उसको आपको दिखाना नहीं है। और ये टोटल जो 1.5 लाख का अमाउंट आप यहाँ देख सकते हैं, इस अमाउंट को आप यहाँ पर लिख लें। अगर कम है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप NPS की राशि को जोड़ लें। इसके बाद आपका ये फॉर्मेट यहाँ जैसे जोड़ने के बाद आपका हो रहा है, तो यहाँ पर आप अगर NPS का राशि को नहीं जोड़ेंगे तो इसको क्या फ़ायदा होगा ये आपको अलग से दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपया तक ऑलरेडी छूट मिल रहा है। फिर से इसको एक बार समझ लें, बहुत ज़रूरी है। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लिए हैं, वेतन स्रोत से प्राप्त आय का विवरण। हम लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ख में क्या करना है, जो हम लोग ग्रुप बीमा है उसको लिख देना है। और क्या करना है, जो इंश्योरेंस आपको जो पॉलिसी लिए हैं उस पॉलिसी को का जो प्रीमियम है उसका अमाउंट को टोटल कर लेना है और यहाँ उसको लिख देना है। इसके बाद आपका अगर किसी का PPF है, बैंक या डाकघर में फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए जो कर बचत के लिए लागू होता है उसी को लागू करना है। या स्कूल में बच्चे आपके बच्चियाँ पढ़ती हैं उनका स्कूल फी दिखाना है तो उसको आप यहाँ पर एंट्री कर लेंगे और इसके बाद इसको एक बार टोटल आप कर लेंगे। टोटल करने के बाद अगर आपको 1,50,000 रुपया से ज़्यादा का अमाउंट हो रहा है तो वहाँ पर आप केवल 1,50,000 रुपया दिखा सकते हैं। अगर 1,50,000 से कम है तो आप उस अमाउंट को वहाँ पर लिख लेंगे। ज़्यादा भी है तो लिखेंगे, लेकिन वहाँ पर 1.5 लाख रुपया ही आपका शो करना होगा, लिखना होगा। इसके बाद यहाँ अगर आपका 1.5 लाख रुपया हो गया है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि 51,965 रुपया है, ये अमाउंट अगर 1.5 लाख से 1,50,000 से अधिक हो गया है तो उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ जो एक अमाउंट लिखा हुआ NPS का अमाउंट है। NPS में आपके द्वारा जो कटौती किया गया है उस अमाउंट को यहाँ पर आप ना जोड़ें। यहाँ पर उसको जोड़ने से भी आपकी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी 1.5 लाख पार हो चुका है। और ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये जो 63,564 रुपया है इसको आपको यहाँ पर नहीं जोड़ना है, या आपका जो भी अमाउंट हो रहा है उसको यहाँ नहीं जोड़ें, क्योंकि जोड़ते भी हैं तो उसको आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे ये आपको हम आगे बता रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज को देखते हैं हम लोग। यहाँ देख सकते हैं कि आयकर की संगणना,
तो यहाँ पर फिर से हम लोग देखते हैं कि वेतन स्रोत से प्राप्त कुल आय कितना हुआ था। ये जो हम लोग का अमाउंट है पीछे जो हम लोग एक पेज में भरे थे वहाँ से टोटल को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका वेतन स्रोत से प्राप्त आय को आपको यहाँ से फिर से लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ देख सकते हैं 4 नंबर में घटाएं धारा 16IA के अंतर्गत मानक कटौती की राशि 50,000, मतलब ये एक कटौती दिया गया है तो 50,000 रुपया आप इसमें से माइनस कर देंगे। और इसके बाद 5 नंबर में देखेंगे टैक्स ऑफ एम्प्लॉय, प्रोफेशनल टैक्स या मनोरंजन भत्ता, जो आप जितना अमाउंट आप दिए हैं उसको भी ये जो आपका टोटल वेतन स्रोत से प्राप्त आय से माइनस कर देंगे। और उसको माइनस करने के बाद आपको 2 ये माइनस चिन्ह देख सकते हैं, दोनों को आपको घटा देना है उनमें से। उसके बाद जो आय बचता है तो उसको हम लोग कुल आय बोलेंगे। तो ये आपका कुल आय हो गया, रेड कलर में हम दिखा दिए हैं आपको यहाँ जो कुल आय आपको प्राप्त हुआ। इसके बाद यहाँ देखेंगे कि जोड़े अन्य स्रोत से आय, अगर आपको अलग भी कहीं से दूसरा स्रोत से इनकम हो रहा है तो इसका इनकम को स्रोत को आपको यहाँ दिखाना है। गृह संपत्ति कोई जैसे रेंट में देता है, अपना घर रेंट में दिया है या किसी प्रकार से उसका इनकम हो रहा है तो ये सारा आपको दिखा सकते हैं। बैंक डाकघर में अगर आपको ब्याज प्राप्त होता है तो उस प्राप्त राशि को आपको यहाँ पर दिखा लेना है। और दिखा लेने के बाद आपको सकल प्राप्त आय जोड़ देना है। अगर आप कोई स्रोत नहीं है तो आप उसी इनकम को आप वहाँ पर दिखा देंगे जो आपका होगा सकल प्राप्त आय, मतलब ग्रोस टोटल इनकम हो जाएगा, जिसको हम रेड कलर से आपको दिखा चुके हैं। इसके बाद आगे आप जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ ATCC D, मतलब ATCCC D1 के अंतर्गत अंशदान व अदायगियों की राशियों की योगफल। वहाँ से हम लोग देखे थे कि जितना हम लोग इनकम टैक्स LIC या इंश्योरेंस जो कराए थे उसका टोटल हम लोग योग किए थे, उसमें अमाउंट कम था तो हम लोग क्या किए थे वहाँ पर NPS का राशि को भी जोड़ दिए थे। और जोड़ने के बाद हमारा अमाउंट जो हुआ इसको हम यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है कि अगर आप वहाँ पर NPS की राशि को नहीं जोड़े हैं और 1.5 लाख से पार हो गया था तो 1.5 लाख का अमाउंट आप यहाँ पर उसको शो करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये राशि कम था इसलिए टोटल अमाउंट को इसमें दिखा दिया जा रहा है। और इसके बाद यहाँ आप लोग देखेंगे 13 नंबर में घटाएं धारा ATCC D1B के तहत अधिसूचित पेंशन योजना में अंशदान के लिए अधिकतम ₹50,000 तक की अतिरिक्त कटौती मिलेगी, बशर्ते ऐसे अंशदान के लिए धारा ATCC D1 के तहत कटौती नहीं मांगी गई हो। यहाँ इस बात को ध्यान दें कि आपने वहाँ पर जब उसको हम बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि अगर आप NPS की राशि को नहीं जोड़े हैं, यानी आपका अमाउंट 1.5 लाख पार कर गया था और आप नहीं जोड़े हैं, तो यहाँ पर आपको उसके लिए 50,000 रुपया की अलग से छूट मिलेगी। तो आप यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ 1,15,529 रुपया, इसके नीचे आपको अलग से और 50,000 आपको माइनस करने का मौका दिया गया है। अगर आपका LIC वगैरह में 1.5 लाख से ज़्यादा पार हो गया है तो, और अगर नहीं है तो आप NPS को भी जोड़ के इस प्रकार से उसको वहाँ से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपका जो अमाउंट मिलता है यहाँ पर देख सकते हैं कि अमाउंट मिला है 5,23,931 रुपया। तो इसको आपको राउंड फिगर में करना है। राउंड फिगर मतलब 10 के गुणक में आपको कन्वर्ट करना है। तो याद रखा जाए कि यहाँ जैसे 31 है तो हम 40 रुपीज़ कर दिए, तो इसको 30 भी किया जा सकता है, लेकिन सरकारी नियम था कोई भी 1 रुपया भी हम अपने हिस्से में नहीं ले करके उसको बढ़ा करके ही बनाएं ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना हो। तो हमने इसको 40 में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए वहाँ पर 22 नंबर में देखिए कि हमारा टोटल कर राशि जो है देख सकते हैं, जो हम लोग नीचे लिखे हैं उस अमाउंट को वहाँ पर हम लोग लिख दिए। इसके बाद उसमें से आपको 2,50,000 का माइनस कर देना है। 2 लाख माइनस करने के बाद उसमें आपका टैक्स क्या है, नील है, तो आपको 2,50,000 का माइनस करना है। इसके बाद 2 नंबर में देखिए आप 2,50,000 रुपया घटा देने के बाद यहाँ पर बच रहा जो अमाउंट है उसको आपको लिख देना है। और इसका लिखने के बाद आपको उसका 5% निकाल देना है। इसमें एक चीज़ याद रखना है, ये अभी जो 2.5 लाख घटा दिए, घटाने के बाद यहाँ जो अमाउंट बच रहा है
वो 2.5 लाख 1 से 5 लाख रुपया तक का अमाउंट यहाँ पर आएगा। और 5 लाख से अगर अधिक बचत हो जा रहा है आपका तो वो अगले स्लैब में चल जाएगा। अगर 5 लाख तक 2.5 लाख बचाने के बाद 2.5 लाख माइनस करने के बाद भी अगर आपका 5 लाख तक ही हो रहा है तो आप 5% के स्लैब में रहेंगे और उसका 5% आपको यहाँ पर निकाल लेना है। कोशिश करें कि इसका राउंड पॉइंट के बाद कोई डिजिट आता है तो उसको राउंड फिगर कर लें। और यहाँ हालांकि देख रहे हैं कि ये जो अमाउंट है ये इसी स्लैब में 5% स्लैब में आ रहा है, तो मैंने उसी को वहाँ लिखा। अगर उससे भी आपका बच जा रहा है तो 20% स्लैब, 30% स्लैब, जिसमें भी आ रहा है सबका अलग अलग से आप निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसका आप क्या करेंगे, टोटल लिख देंगे। ये जो आप अमाउंट राशि को राइट साइड में आप इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ दिखा हुआ है, ध्यान दिया जाए कि हमारा यहाँ अमाउंट जो कर के लिए राशि आया है 13,697 रुपया। ये राशि अलग अलग आपका अलग अलग हो सकता है, आपका अलग अलग होगा, आपको अपने आधार से बनाना है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये अमाउंट जो है हमारा यहाँ टोटल यहाँ देखेंगे 5,23,940 रुपया का कर योग्य आय है। अगर हमारा अमाउंट 5 लाख से नीचे अगर आता तो हमको 12,500 रुपया का छूट मिलता, जबकि हमारा इनकम यहाँ पर 5,23,000 हो चुका है, इसलिए हमको 12,500 रुपया का छूट नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ 5 लाख होता और यहाँ हमारा 11,000 के लगभग टैक्स लगता तो माइनस हमारा होकर 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा 5 लाख से ऊपर का कर योग्य आय, यानी यहाँ जो आय के लिए कर टैक्स देने के लिए जो हमारा आय दिखा रहा है लास्ट में, वो 5 लाख से कम होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखा जाए। अगर 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा हो जाता है तो आपको 12,500 रुपया का जो प्रॉफिट दिया जा रहा है, जो छूट दिया जा रहा है, जो राहत दिया जा रहा है, वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका 13,697 रुपया टैक्स राशि हुआ। अब उसमें से क्या करना है, 25 नंबर आप देखेंगे, ये हमारा शुद्ध देय आयकर हो गया 13,697 रुपया। इसके बाद आगे देखेंगे जोड़े 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, इसके लिए एक टैक्स लग रहा है 4% का। तो हमारा यहाँ पर 13,697 रुपया हुआ, उसका 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर लग रहा है, इसका हो रहा 548 रुपया। 547 रुपया कुछ पैसा हो रहा है, तो उसको आपको राउंड में 548 रुपया लिख लेना है। ये अमाउंट पहले बता चुके हैं कि अगर पॉइंट के बाद कुछ पैसे आ रहे हैं तो उसको आप पूरा रुपया में लिख लें। इसके बाद आपको राइट साइड में ले जाकर के उसको लिखना है और दोनों को जोड़ देना है। दोनों अमाउंट जैसे 14,245 रुपया हो गया, तो ये आपका देय टैक्स राशि हुआ। तो देख सकते हैं 30 नंबर में वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयकर और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की भुगताई राशि 14,245। इसके बीच में कुछ ऑप्शन से आप लोग देख सकते हैं कि 28 नंबर में दिखा रहा है कि प्रतिमाह वेतन से आयकर का भुगतान या अग्रिम कर कितना आप जमा किए हैं, यहाँ लिख सकते हैं, या चालान के द्वारा कितना जमा किए हैं उसको आप यहाँ से टैक्स से माइनस करके लिख सकते हैं। ये आप लोग जानते ही हैं। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले आप अपना वित्तीय वर्ष का वेतन स्रोत का आय और कटौती का पहले शीट बना लिए। उसके बाद आप लोग क्या किए, शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स या आयकर की अनुसूची को हम लोग बना लिए। इसको जानना बहुत ही ज़रूरी था। यहाँ तक आप लोग बना चुके होंगे। इसको बनाने के बाद आगे हम लोग देखेंगे कि टीडीएस का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तब तक के लिए आप इसको बना लें। धन्यवाद।